नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, संरक्षण की। संरक्षण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और किस प्रकार एक देश अपने ट्रेड को यहाँ प्रोटेक्शन करता है, उनके कौन कौन से तरीके होते हैं, इन सभी को, उसके क्या परिणाम होते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रोटेक्शन क्या होता है। सरकार द्वारा स्वतंत्र व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध, नियंत्रण तथा अवरोध, चाहे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाया गया हो, संरक्षण नीति के अंतर्गत आता है। वापिस दोहराना चाहूँगा मैं ये बात। सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यापार पर प्रतिबंध, नियंत्रण तथा अवरोध, उसका चाहे कोई सा भी एम हो, कोई सा भी उद्देश्य हो गवर्नमेंट का, अगर वो लगाती है तो वो प्रोटेक्शन की श्रेणी में आता है। संरक्षण उस नीति से संबंधित है जो अंतर्राष्ट्रीय सापेक्ष मूल्यों की तुलना में घरेलू, वापस दोहराना चाहूँगा मैं इस लाइन को। संरक्षण उस नीति से संबंधित है जो अंतर्राष्ट्रीय सापेक्ष मूल्य की तुलना में घरेलू सापेक्ष मूल्य में वृद्धि करके घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करती है। सरकार ऐसे अनेक नीतिगत निर्णय लेती है तथा उन उपायों का प्रयोग करती है जिससे घरेलू उत्पादन का मूल्य आयातित वस्तु के मूल्य से अधिक हो और घरेलू उपभोक्ता घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु की ही मांग करें और आयात की जाने वाली वस्तु की घरेलू मांग कम हो जाए। आयातों पर प्रशुल्क या तटकर, विनिमय नियंत्रण, ऊंची विनिमय दर, आयात प्रतिबंध आदि अपनाकर व्यापार को बाधित करते हैं। इन आयातों को बाधित करते हैं, निर्यातों को बाधित नहीं करते। बड़ी सीधी सी बात है। प्रोटेक्शन के अंतर्गत सरकार प्रशुल्क, टैरिफ लगाकर वो ये चाहती है कि हमारे यहाँ पर जो वस्तु बने वो उस वस्तु की तुलना में सस्ती हो जो बाहर से मंगाई जाती है। मान लीजिए यहाँ से हम अमेरिका से कोई टीवी मंगाते हैं, टीवी की वही 50,000 रुपये में आती है और हमारे यहाँ पर अगर वो 60,000 रुपये की आती है तो हम लोग आयातित टीवी को खरीदेंगे, टेलीविज़न को खरीदेंगे। लेकिन अगर उस पर हम 15,000 रुपये टैरिफ लगा देंगे तो वो यहाँ पर 65,000 की हो जाएगी और हमारी टीवी 60,000 की रह जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो विदेशी टीवी की तुलना में यहाँ की टीवी सस्ती हो जाएगी, इस वजह से उसको यहाँ वाली टीवी खरीदेगा। तो मुख्य उद्देश्य यह है कि घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए ही संरक्षण नीति अपनाते हैं और आजकल सरकार राजस्व के लिए, इनकम के लिए भी ये उपाय अपनाते हैं। संरक्षण के बारे में प्रारंभिक विश्लेषण 1789 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अमेरिका संसद में रखा, जिसमें उन्होंने घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से बचाने के लिए प्रशुल्क लगाने की पुरजोर वकालत की गई ताकि घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिल सके। यद्यपि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने का सर्वप्रथम तर्क जर्मनी का शास्त्रीय राजनीतिक फ्रेडरिक लिस्ट ने 1841 में अपने एक लेख में प्रस्तुत किया था। अतः यह एक विवाद का विषय रहा है कि लिस्ट या हैमिल्टन में से किससे सबसे पहले घरेलू उद्योगों को संरक्षण का विचार प्रस्तुत किया, क्योंकि हैमिल्टन ने 1789 में संसद में रखा था, उसका कोई ऐसा कोई लेख नहीं था। और लेकिन जो क्रमबद्ध रूप से इसको दिया था 1841 में लिस्ट ने इसको क्रमबद्ध दिया था। करिए हमारे लिए दोनों ही सम्माननीय बात है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैमिल्टन के विचारों से प्रभावित होकर अमेरिका में संरक्षणवादियों का एक शक्तिशाली समूह पैदा हो गया जिसका नेतृत्व हेनरी चार्ल्स चेरी ने किया। उन्होंने ये तर्क दिया कि घरेलू अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने तथा रोजगार सृजन के लिए विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रशुल्क अथवा अन्य प्रतिबंध लगाना उपयोगी होता है। हैमिल्टन, लिस्ट, चेरी आदि इकोनॉमिस्ट, जो प्रभावशाली इकोनॉमिस्ट ने, वह क्लासिकल व्यक्तियों के ऐसे विचारों के कारण संरक्षणवादी नीतियों का अनुसरण अन्य राष्ट्र भी करने लगे और धीरे धीरे संरक्षण वाणिज्य नीति का एक स्थायी व प्रभावी औजार बन गया।
प्रथम व द्वितीय युद्ध के बीच की अवधि और बाद में भी सभी राष्ट्र संरक्षणवादी नीतियों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने लग गए और धीरे धीरे संरक्षणवाद इतना अधिक हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका नेगेटिव इफेक्ट सामने आने लग गया। इंटरनेशनल ट्रेड घटने लग गया, सभी संरक्षण करने लग गए। आयात कोई करना नहीं चाहता, निर्यात हर कोई करना चाहता है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट हुई जीरो। आयात बढ़ेंगे जब भी तो निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि एक देश का आयात दूसरे देश का निर्यात है, दूसरे देश का निर्यात एक देश का आयात होता है। प्रशुल्क के पक्ष में जो तर्क दिए गए वे इतने सरल स्पष्ट नहीं है जितने कि स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में दिए गए। अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार एक देश संरक्षण को बढ़ावा देता है और उसके टूल्स क्या क्या करके वो अपनाता है। संरक्षण के विभिन्न उपायों को हम मोटे रूप में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक जो स्क्रीन पे दे रखा है, प्रशुल्क प्रतिबंध टैरिफ बैरियर्स, तथा दूसरा गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये दोनों प्रकार के प्रतिबंधों को सम्मिलित रूप में हम व्यापार प्रतिबंध ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। प्रशुल्क प्रतिबंधों में सामान्यतः आयातों पर लगे प्रशुल्क को सम्मिलित करते हैं, किंतु इनमें निर्यातों पर लगे तटकर भी शामिल किए जाते हैं। गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों में सामान्यतः अभ्यंश, जिसको कोटा बोलते हैं, अनुदान सब्सिडीज, डंपिंग, जिसको हिंदी में राशिपातन बोलते हैं, प्रतिरोध कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आदि शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये किसी न किसी रूप में मौद्रिक या कीमत के रूप में होते हैं। किंतु नव संरक्षणवाद, न्यू प्रोटेक्शनिज्म आया है, उसने कहा के अंतर्गत न्यू प्रोटेक्शन में क्या होता है, गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों में प्रशासनिक और तकनीकी मापक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड आदि सम्मिलित होते हैं, जिनका प्रादुर्भाव द्वितीय युद्ध के बाद हुआ और उनका प्रचलन विशेषकर 1960 के बाद से अधिक होने लगा। वर्तमान में सभी राष्ट्र, चाहे विकसित धनी राष्ट्र हो या विकासशील गरीब राष्ट्र, प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों का तो उपयोग करते हैं। साथ ही अनेक नवीन प्रकार के छुपे हुए प्रतिबंध या अवरोध भी लगा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप न केवल व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अपितु राष्ट्रों में आपसी वैमनस्य तथा प्रतिशोध में भी वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1947 से लेकर आज तक व्यापार पर बढ़ते प्रतिबंधों को खत्म या कम करने में असफल रहा है। यानी नए उपाय आ जाते हैं, इस प्रतिबंध के भी नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, नई चीज़ ले आते हैं, और असफल रहा है WTO इन प्रतिबंधों को ख़त्म करने में। और नव संरक्षणवाद का एक नया और अधिक खतरनाक स्वरूप उत्पन्न हो गया है। यही कारण है कि आपसी समूह वाले राष्ट्रीय क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। रीजनल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन एक नया सिस्टम पैदा हो गया, तो क्षेत्र में विशेष में आपस में 10, 15, 20 देश बन के एक गुट बना लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एकीकरण कर लेते हैं, और ये आज के प्रचलन में WTO का इतना महत्व नहीं रहा और इतना इम्पोर्टेंस था उसके WTO की मान्यता भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्रशुल्क के आर्थिक लाभ तथा लागत, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ टैरिफ्स, जिसको हम चित्र के द्वारा भी हम समझाएंगे, जैसे कि स्क्रीन पे दिया रखा है। जैसा कि पहले बताया गया था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वतंत्र व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का सबसे सरल तथा स्वीकार्य उपाय प्रशुल्क है। जैसे कीमत नियंत्रण भी कह सकते हैं, जो मूल्यानुसार एड वॉल्यूम प्रतिशत में लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त घरेलू उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना भी है। प्रशुल्क की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अधिक स्पष्ट चित्रण तथा आंकड़े नीचे जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है उसको द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। रेखा चित्र में प्रशुल्क का घरेलू उत्पादन, उपभोग तथा सरकारी राजस्व में परिवर्तन दर्शाया गया है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत भारत द्वारा 4 रुपये की विश्व स्वतंत्र व्यापार पर घरेलू का कपड़ा उत्पादन 100 इकाई ही बिंदु ये देखिए, जहाँ पर कीमत 4 रुपये है और 100 इकाई कपड़ा का प्रोडक्शन होता है, जबकि कुल उपभोग 300 इकाई F बिंदु पर होता है। अतः भारत स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत 300 - 100 200 इकाई का आयात करता है। भारत अब कपड़े के आयात पर 50% के बराबर प्रशुल्क लगाता है।
समझने की कोशिश करना है इसको। तब प्रशुल्क बाद में आयात कीमत बढ़कर 6 रुपये हो जाती है। महंगी होने से कपड़े की मांग 50 इकाई कम हो जाती है। जो 50 एफ से जे बिंदु पर, क्योंकि अब घरेलू उत्पादन 50 इकाई बढ़कर 100 से 150 हो जाता है, तो आयात घटकर एच जे रह जाता है। इन प्रभावों को हम अग्र तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं, जो अगली सारणी में आपको हमने दिखा रखी है। प्रशुल्क लगाने से आयात कम होते हैं और जितनी मात्रा में कम होते हैं वे दोनों भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक तो प्रशुल्क के कारण आयात की कीमत बढ़ जाती है, फलतः मांगों में कमी आती है, जो JF त्रिभुज के रूप में दर्शाया गया है पिछले चित्र में। इस वाले चित्र में J और F के त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया है। दूसरी ओर घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जो EH के त्रिभुज के रूप में दर्शाया गया है। यह आयात प्रतिस्थापित को दर्शाता है। अतः घरेलू उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि को जन्म देते हैं। इसलिए प्रशुल्क का स्थानीय घरेलू उद्योग सदैव पक्ष में लेते हैं। फिर प्रशुल्क का एक बड़ा लाभ ये भी है कि सरकार का राजस्व या आय की प्राप्ति के एक बड़ा स्रोत भी माना जाता है। स्वतंत्र व्यापार में सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता, किंतु आयात कम होने तथा जो भी उपभोग है वह ऊंची कीमत पर होने से प्रशुल्क को सामाजिक लाभ की दृष्टि से अनुचित माना गया है। अर्थात प्रशुल्क सरकार के लिए तथा उद्योग के लिए तो हितकर है, परंतु सामाजिक उपभोग लोक कल्याण की दृष्टि से ये हितकर नहीं है। इसलिए स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर अर्थशास्त्री प्रशुल्क को कष्टदायी और उपयुक्त मानते हैं। कहने का मतलब है कि प्रशुल्क जब हम लगाते हैं, टैरिफ जब लगता है, तो होता यह है कि घरेलू उद्योग को तो प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है, वो बात तो ठीक है। घरेलू उद्योग की कीमतें चाहे कितनी भी हो, उसकी ऊंची कीमत पर भी वो वस्तु को सेल कर सकता है, कंज्यूमर को वो वस्तु दे सकता है। मैंने टीवी का उदाहरण भी दिया था। लेकिन इससे ये होता है कि कंज्यूमर के कल्याणकारी का वेलफेयर में, कस्टमर के वेलफेयर में नुकसान होता है, क्योंकि उसको घटिया वस्तु भी ज़्यादा कीमत पर मिलती है। अगर स्वतंत्र व्यापार होगा तो उसको अच्छी वस्तु अच्छी कीमत पर मिलती है। लेकिन एक सीमा तक अगर हम लोग इसको करते हैं तो रोज़गार में बढ़ोतरी होती है, अर्थव्यवस्था डेवलप होता है, देश सेल्फ उस पर आ जाता है, आत्मनिर्भरता की ओर इसमें देश अग्रसर होता है और दूसरे देश पर इसकी डिपेंडता कम होती है। इस वजह से एक सीमा तक मैं तो इसके थोड़ा सा पक्ष में हूँ कि थोड़ा सा टैरिफ लगना चाहिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए ज़रूरी है, और कंपटीशन बचाने के लिए। जब तक वो छोटे उद्योग उनको बचाना, लेकिन एक लिमिट के बाद में इसको स्वतंत्र कर देना चाहिए, इन टैरिफों को हटा लेना चाहिए। अगले वीडियो में हम संरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में देखेंगे और इनका और गहनता से इसका डीपली से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।